नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नाटो देशों के साथ युद्धाभ्यास में अमेरिका ने हिमार्स हथियार की एक बार फिर से ताकत दिखाई है, जिससे अमेरिका की रूस को चेतावनी अब एक तौर पर मानी जा रही है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद और इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और इस वक्त हम आपको बताएंगे कि बीते 6 महीने से जो हालात रूस और यूक्रेन के बीच में है, वहां पे लोग किस तरीके से परेशान हैं। और इस वक्त परेशान सिर्फ यूक्रेन के लोग नहीं, रूस के लोग भी हैं। तो रूस में विरोध की चिंगारी पुतिन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी का रूस में जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जो जारी है, अमेरिका ने रूस की घेरेबंदी शुरू कर दी है। बेलारूस की सीमा से करीब 500 किलोमीटर दूर लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हिमार्स को तैनात कर दिया है। नाटो देशों के साथ युद्ध अभ्यास में अमेरिका ने हिमार्स हथियार की ताकत भी दिखाई, जिससे अमेरिका की रूस को चेतावनी के तौर पर माना जा रहा है। यानी साफ है कि एक तरफ पुतिन नाटो देशों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर पलटवार की पूरी तैयारी कर चुका है। तो नाटो के साथ देखिए किस तरह से ये पूरी तैयारी यहां पर सामने आ रही है। इसी तैयारी के तहत हिमार्स जो है उसकी तैनाती की गई है लातविया में, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने। दरअसल नाटो के साथ ये युद्धाभ्यास की बड़ी तैयारी है। अमेरिका करेगा पुतिन पर प्रहार। ज़ेलेंस्की का बदला लेंगे बाइडेन। देशों के साथ अमेरिका की तैयारी। एक तरफ यूक्रेन और रूस में घातक जंग चल रही है। रूस के गोला बारूद यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के पसीने निकाल दिए हैं। यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूस की सेना पूरी तरह से पस्त है। उन्हें बड़े नुकसान का दावा किया गया है। इस बीच अमेरिका ने रूस को उसी हथियार से घेरना शुरू कर दिया, जिस हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेलारूस से करीब 500 किलोमीटर दूर लातविया में अमेरिका ने घातक हथियार हाइमार्स की तैनाती कर दी। नेटो देशों के साथ अमेरिका ने हाइमार्स हथियार के साथ युद्धाभ्यास किया। रूस और यूक्रेन जंग के बाद नेटो के कई सहयोगी देश पुतिन के रडार पर हैं। ऐसे भी पुतिन पहले से ही नेटो देशों को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे चुके हैं, और यही वजह है कि नेटो देश रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक हथियार से पलटवार की तैयारी में है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद लातविया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हाइमार्स वही हथियार है जिसे अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को दिया, जिसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर के दम पर ही यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हाइमार्स के बाद अब नासाम नाम का महाशक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच की बदौलत कीव एक सुरक्षित किले में तब्दील हो जाएगा। जाहिर है जिन चुनौतियों को रूस ने यूक्रेन में खड़ा किया है, अब वही चुनौतियां रूस के सामने खुलकर आ रही हैं।
एक ओर जहां सैन्य लामबंदी वाले बयान से रूस अपने घर में घिर चुके हैं, वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आकर रूस पर दबाव बना रहा है। तो रूस से जारी इस जंग के बीच अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। हिमास एक बेहद ताकतवर हथियार है। दावा दरअसल ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका के लिए दिए गए हिमास ने रूसी ठिकानों पर भारी तबाही मचा रखी है, और क्योंकि हिमास से एक हाईटेक और हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वक्त हम आपको दें। बिल्कुल, जिसे 1970 में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए विकसित भी किया गया था। अमेरिका ने जो हिमास यूक्रेन को दिए हैं, उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है। आगे बढ़ते हुए बात करें, इतना ही नहीं, हिमास को ऑपरेट करना काफी ज्यादा आसान है, यानी इसे छोटा चालक दल भी एक ऑपरेट कर सकता है, और इसके अलावा इसे सिर्फ 1 मिनट में दोबारा लूट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर तक है। तो देखिए, रूस के देगिस्तान में पुतिन के सैन्य लामबंदी वाले फैसले का लगातार जोरदार विरोध किया जा रहा है। देगिस्तान में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। हालांकि इस दौरान 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम भी कर दिया। हालात बिगड़ने के बाद विरोध को काबू में करने के लिए देखिए पुलिस ने किस तरह से आंसू गैस के गोले भी दागे। तो रूस में विरोध की चिंगारी व्लादिमीर पुतिन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी का रूस में जबरदस्त जोरदार विरोध शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, पुतिन के फैसले का ऐसा विरोध हो रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है वो आमने सामने हो चुके हैं। कई जगह हिंसक झड़प भी हुई, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले पुतिन खुद गृह युद्ध में फंस चुके हैं। पुतिन का फैसला पड़ेगा रूस पर भारी। गृह युद्ध के चक्रव्यूह में फंसेंगे पुतिन। पुतिन के फैसले से रूस में त्राहिमाम। यूक्रेन पर हर हालत में जीत की जिद और खूंखार फैसले ने पुतिन की मुश्किलें उनके ही देश रूस में बढ़ा दी हैं। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से विरोध की आग में रूस जलने लगा है। रूस के देगिस्तान इलाके में पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के विरोध में दोबारा प्रदर्शन हुए। देगिस्तान के कई शहरों में लोग पुतिन के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। 100 से ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से हिंसक झड़प हुई। बताया गया कि झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जो तस्वीरें आई उसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से खींचकर हटाती दिखी। देगिस्तान रूस का वो इलाका है जिसे लेकर दावा किया गया है कि इस इलाके के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवाई। अब आम नागरिकों को सेना में भेजने के फैसले ने देगिस्तान के लोगों को गुस्से में ला दिया है। पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। लेकिन इस फैसले से रूस के कई शहरों में लोग खफा हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन जानबूझकर लोगों को युद्ध में मरने के लिए झोंक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के इस फैसले का कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। विरोध की ऐसी ही तस्वीरें रूस के एक और शहर से आईं, जिसमें विरोध के दौरान औरतों और पुलिस अधिकारी में जोरदार झड़प हो गई। उधर यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि पुतिन के फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध में लोगों ने 11 सैन्य ठिकानों में आग लगा दी, 6 इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया।
पुतिन हर हालत में यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एक तरफ उन्होंने सैन्य लामबंदी का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कर रहा है। इन दोनों फैसले का एक ही मकसद है कि वो यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। साथ में युद्ध में सैनिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम। आपका पसंदीदा न्यूज 18 इंडिया चैनल आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक बहुत पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और भी बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे। प्राइम टाइम की बात करते हैं इस वक्त, जहां न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके। तो आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पीएम मोदी ने दी भावुक श्रद्धांजलि। राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए देश भर से आए पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। जापान के साथ भारत के संबंधों को बताया बेहद खास। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। करीब 250 लोग हिरासत में। जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें एक बात बहुत साफ है, पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल कायदा की परछाई। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। कौड़िया में बने स्टेडियम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। 16 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है स्टेडियम। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गनर को लौटाया। आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, स्कूलों में शारदा माता की तस्वीर लगाई जाती है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, उनकी पूजा क्यों करनी है। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में 4 साल बाद स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के पहले दिन गरबा की धूम। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हुए दिखाई दिए। ईरान में हिजाब पर विवाद में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपने भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में अब तूफान का कहर जारी। आईएएन स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपके सामने रखते हैं ताबड़तोड़ 50। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। हिरासत में लिए गए कई लोग।
महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से राज्य पीएफआई के सेक्रेटरी मोहम्मद अली को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े गए। यूपी के कई जिलों में एटीएस ने पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। गाजियाबाद में रेड के दौरान 5 लोग हिरासत में। मेरठ, बुलंदशहर और सीतापुर से भी पकड़े गए पीएफआई के संदिग्ध। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी। इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि भोपाल से एक शख्स को पकड़ा गया। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया। यूपी के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। औरैया के डीएम की भी गाड़ी में पथराव के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी। शांति बहाली के लिए हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के औरैया में मृतक छात्र के परिजनों के आर्थिक मदद आईजी प्रशांत कुमार ने दिया 3 लाख रुपए का चेक। कानपुर मंडल के कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा भी दिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में बवाल किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट। वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की भी तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में एक लड़के की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। बिहार में बाढ़ के बाद आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग की तस्वीर भी नजर आई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई। पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपने बच्चे की खातिर अपनी पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया। झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक पुरुष के साथ की बदसलूकी। गरम छड़ी दागने का आरोप। पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर खड़ी कार को तलवार से वहां पर मौजूद बर्थडे केक काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के टोंक में पानी की टंकी पर चढ़े लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित लड़का तीसरी बार टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फतेहपुर में एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीन के पैमाइश की नाम पर किसान से लिए 3000 रुपए। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक जख्मी। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में 28 जगह पर छापेमारी चल रही है और 57 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। 28 ऐसे जगह हैं जहां पे 57 लोगों को संदिग्ध पाया गया और यही वजह है कि फिलहाल इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनके ताल्लुक है पीएफआई से और कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत दिनों से जो टीमें हैं वो लगातार रिसर्च कर रही थी और कुछ ऐसे संदिग्ध चेहरे मिले, कुछ ऐसी गतिविधियां मिली, फंड्स के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद तय हुआ कि इनको गिरफ्तार करना ही प्राथमिकता है और उसके बाद जो और लोग होंगे वो भी रडार पे आएंगे। दुर्लभ प्रजाति का सांभर भी फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धंसा। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाजरा और गाजर की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान। किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी के
हिल गुडाड़ के पास से पहाड़ से पत्थर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। पिछले 3 दिन से गंगोत्री धाम की यात्रा पर लगा ब्रेक। यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हादसे के दौरान हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। मर्सिडीज बेंच की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूटा। कार में सवार सभी लोगों को मामूली चोट आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी। आग में झुलसकर क्लीनर की मौत। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। दिल्ली के पहाड़गंज में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला बाघ। पिछले 15 दिनों से गन्ने के खेत में छिपा। ग्रामीणों ने घरों से निकलना किया बंद। वन विभाग को दी गई खबर। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। 2024 लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों की अहम बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी बैठक। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मानसा में कुलदेवी का दर्शन करते भी नजर आएंगे। 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स और हाइड्रोड इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। माकन ने कहा, आलाकमान ने मांगी पूरी घटना पर लिखित रिपोर्ट। केरल के मलप्पुरम में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 20वें दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया पैदल मार्च। यूपी के गोरखपुर के जंगल कौड़िया में बने स्टेडियम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। 16 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है स्टेडियम। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गनर को लौटाया। आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, स्कूलों में शारदा माता की तस्वीर लगाई जाती है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। उनकी पूजा क्यों करनी है। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में 4 साल बाद स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के पहले दिन गरबा की धूम। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हुए दिखाई दिए। ईरान में हिजाब पर विवाद में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपने भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में अब तूफान का कहर जारी। आईएएन स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी। महाराष्ट्र में पीएफआई के खिलाफ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एटीएस की छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव से पीएफआई प्रमुख मौलाना इरफान नदवी के अलावा पीएफआई के कई सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक, परभणी, सोलापुर, औरंगाबाद और जालौन जिले में पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों का रेड इस वक्त भी जारी है। पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी। इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि भोपाल से एक शख्स को पकड़ा गया। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया। यूपी के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। औरैया के डीएम की भी गाड़ी में पथराव के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी। शांति बहाली के लिए हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला।
यूपी के औरैया में मृतक छात्र के परिजनों के आर्थिक मदद आईजी प्रशांत कुमार ने दिया 3 लाख रुपए का चेक। कानपुर मंडल के कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा भी दिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में बवाल किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट। वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की भी तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में एक लड़के की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। बिहार में बाढ़ के बाद आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग की तस्वीर भी नजर आई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई। पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपने बच्चे की खातिर अपनी पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया। झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक पुरुष के साथ की बदसलूकी। गरम छड़ी दागने का आरोप। पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर खड़ी कार को तलवार से वहां पर मौजूद पौधे के काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के टोंक में पानी की टंकी पर चढ़े लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित लड़का तीसरी बार टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फतेहपुर में एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीन के पैमाइश की नाम पर किसान से लिए 3000 रुपए। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक जख्मी। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई। वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही हैं महिलाएं। नासा ने रच दिया इतिहास। धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सड़कों पर सैलाब से लोग बेहद परेशान। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के धेमाजी में भारी बारिश से तबाही मची। गेरू का मुख के जल विद्युत परियोजना की एक दीवार गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश मुसीबत का सबब बन गई। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर भी फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धंसा। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाजरा और गाजर की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान। किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी के हिल गुडाड़ के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। पिछले 3 दिन से गंगोत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पीएम मोदी ने दी भावुक श्रद्धांजलि। राज्य के अंतिम संस्कार में शामिल हुए देश भर से आए नेता। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। जापान के साथ भारत के संबंधों को बताया बेहद खास। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। करीब 250 लोग हिरासत में। जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें एक बात बहुत साफ है। पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल कायदा की परछाई।
गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में 750 बेड के अस्पताल की रखी आधारशिला। मनसा में कुलदेवी के भी किए दर्शन। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को मिलेगा फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का हुआ ऐलान। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सीधा हुआ प्रसारण। संविधान पीठ की सुनवाई से हुई शुरुआत। अब आम लोग भी देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर में भर्ती रैली। जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख के युवा हुए शामिल। बारिश के बावजूद जुटी भारी भीड़। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। हरियाणा के हथनी कुंज बैराज से फिर छोड़ा गया। यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी के रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। टेरर फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ देश के 8 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शाहीन बाग, जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक करीब 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब तक पीएफआई के करीब 250 सदस्य हिरासत में। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा में 15 लोगों को हिरासत में लिया। तो महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया। वहीं मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी की जा रही है। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई सदस्यों को हिरासत में लिया। उधर कर्नाटक में बेंगलुरु समेत कई जगह पर छापेमारी चल रही है। यूपी के 8 जिलों में एटीएस एसटीएफ की छापेमारी जारी है। गाजियाबाद में एटीएस की छापेमारी के दौरान 5 लोग हिरासत में लिए गए। छापेमारी की ये कार्रवाई लखनऊ, पश्चिम यूपी और पूर्वांचल में हो रही। मेरठ, बुलंदशहर और सीतापुर से भी पकड़े गए पीएफआई के संदिग्ध। वहीं लखनऊ से हिरासत में लिए गए पीएफआई के कुछ सदस्यों को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ भी दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएफआई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिले के सभी हिंदुत्ववादी संगठन ने संयुक्त मार्च निकाला। पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध किया गया। इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसके बाद दोनों पक्ष के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। कोतवाली में खड़ी गाड़ियों और कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए जमकर लाठियां। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल के बाहर ही खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और अगवा करने की कोशिश करने लगा। लड़की के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए, पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई, जिसके बाद उन्होंने जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दोनों महिलाएं जमीन पर लेटकर काफी देर तक लड़ती रही। इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों नहीं माने।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घर के बाहर एक लड़की की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना वाहन के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दरअसल गली के बाहर खड़े एक लड़के का मोटरसाइकिल सवार से विवाद हो गया। कहा सुनने से शुरू हुआ विवाद बढ़ गया। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसे देखते हुए पल्लर डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है और यमुना में बोट के माध्यम से नजर रखी जा रही है। साथ ही यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर पानी आने से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों के घरों में पानी घुसने का काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। कुछ बच्चे अपने घरों के बाहर बारिश के पानी में तैरते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश ने केवल आम लोगों के लिए जंगली जानवरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश वायरल वीडियो कतरनिया घाट के गिरजापुरी बैराज का है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक दुर्लभ प्रजाति का सांभर फंस गया। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे सांभर को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसकी तस्वीरें सांभर की इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद लोगों के सामने मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ से लगातार भारी पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसके बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। हालांकि सड़क से पत्थर हटाने का काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक भीषण हादसे का वीडियो सामने आया। यहाँ एक ट्रैक्टर और मर्सिडीज बेंच कार की टक्कर के बाद ट्रैक्टर दो हिस्सों में टूट गया। हादसे में मर्सिडीज भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोगों को हल्की चोट आई है। वहीं हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर के घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों मौजूद रहे। देश भर से आगे नेताओं ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल भी हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह गांधीनगर में कई परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है। गांधीनगर में अमित शाह ने 750 बेड वाले आधुनिक अस्पताल के लिए भूमि पूजन भी किया। इसके बाद वरदायिनी माता के दर्शन भी किए और नव निर्मित स्वर्ण द्वार का लोकार्पण किया। अब महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया है। इससे पहले सीएम शिवराज सहित सभी मंत्रियों ने महाकाल को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उज्जैन में हवाई पट्टी का विकास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अग्निपथ के तहत सेना में युवाओं की भर्ती हो रही है। सेना में भर्ती के लिए हजारों की तादाद में कश्मीरी युवा पहुंचे हैं। युवाओं की भीड़ को देखकर ये साफ हो चुका है कि अग्निपथ योजना को लेकर कश्मीरी युवाओं में भारी जोश है। साथ ही अग्निपथ योजना के लिए जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख के भी हजारों की तादाद में कश्मीरी युवक वहां पे पहुंचे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो चुका है। अभिनेत्री आशा पारेख को इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख का नाम तब की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार रहा है। बता दें कि 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। कैरेबियाई द्वीप ग्रैंड कैमन से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। ईरान नाम के हरिकेन का सबसे ज्यादा असर ग्रैंड कैमन के इलाकों में देखने को मिला। तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ चुके और शहर के कई इलाके अंधेरे में डूबे। स्पेन में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सड़कों और गलियों में पानी भर चुका है। कई जगह गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। मूसलाधार बारिश का ये वीडियो स्पेन के शहर मर्सिया का है। बारिश ने यहाँ इतना कहर मचाया कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। पूरा शहर सैलाब में डूबा है। घरों, शॉपिंग मॉल्स और हर जगह पानी घुस गया। शहर में हुए जल जमाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रूस और
और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग जारी है, 7 महीने यहां पर होने वाले हैं और जंग सेना नहीं लड़ती है, जंग लड़ता है पूरा देश। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और देश के अंदर सैनिक के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन रूस अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन रूस का एक हिस्सा अब पुतिन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पुतिन यूक्रेन को तोड़ देना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की रूस को तोड़ देना चाहते हैं। खार्किव में पराजय के बाद अब ज़ेलेंस्की रूस की जनता को पुतिन के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं और ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है देगिस्तान, जहां का कल्चर रूस के कल्चर से काफी अलग है। देगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है और एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने देगिस्तान पर अपना शब्द जाल फेंक दिया है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों देगिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री माना जाता है और कैसे रूस के अंदर ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झटका दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमान गिराने में कामयाब हो गया। आखिर पुतिन के पायलटों की कौन सी कमजोर नस ज़ेलेंस्की की फौजों ने दबा दी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे देगिस्तान, जहां पुतिन के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है और दावा यह किया जा रहा है कि देगिस्तान के अंदर जनता के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले मैप में देगिस्तान की लोकेशन देखिए। देगिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का ही एक प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। देगिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन देगिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। देगिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां सुन्नी इस्लाम की विचारधारा काफी प्रभावी है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी अब साफ साफ नजर भी आने लगी है और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने 3 लाख लोगों के रिजर्व फौज खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन का आदेश दिया गया है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ देगिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देगिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से देगिस्तान के लोग काफी मजबूत कद-काठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि देगिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। लेकिन देगिस्तान के लोग पुतिन से सहमत नहीं है। खार्किव में हारने के बाद पुतिन ने अपने देश के अंदर 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ देगिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुना आपने, ये रूस के एक गणराज्य की जनता का पुतिन से सीधा सवाल है कि युद्ध शुरू किसने किया, यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस के पुलिस अधिकारियों से इस वाद विवाद के बाद वहां मौजूद महिलाएं पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है,
रेगिस्तान में ये प्रदर्शन इसलिए भी पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि रेगिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय होते हैं और रूस के लिए लड़ते भी रहे हैं, लेकिन अब पुतिन से इन लोगों का भरोसा उठ रहा है। और पुतिन के रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने रेगिस्तान की जनता को पुतिन के खिलाफ अपने बयानों से और उकसाया है। Что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. रूस के पास हथियारों की फैक्ट्रियां तो बहुत हैं, लेकिन रेगिस्तान रूस की फाइटर्स फैक्ट्री है। यहाँ लड़ाके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ बगावत उकसाने की कोशिश की है। रेगिस्तान में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेगिस्तान के लोगों को कैसे पुतिन ने युद्ध में झोंका है, आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। युद्ध में मॉस्को के 30 जवानों की मौत हुई है, लेकिन रेगिस्तान के 300 जवान मारे गए, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। और इसी वजह से रेगिस्तान में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत जबरदस्त है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे हिजाब पहनी हुई रेगिस्तान की महिलाओं ने पुतिन के पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। अपनी सुरक्षा के लिए रूस का पुलिसकर्मी भागता हुआ नजर आया। पुतिन के 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने के फैसले से रेगिस्तान के लोग सहमत नजर नहीं आए और लोगों की नाराजगी के बीच रेगिस्तान के गवर्नर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां हुई है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के लोगों से अपील कर दी है कि रूस में सैन्य लामबंदी का हिसाब वहां के लोग ना भरें। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए रेगिस्तान के गवर्नर सरगेई मेलिकोव ने रविवार को स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां की गई हैं और इस मुद्दे को भी ज़ेलेंस्की ने कैच कर लिया। Ще раз хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि 25 सितंबर के दिन यूक्रेन की वायुसेना के लिए बहुत शानदार और रूस की वायुसेना के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकों ने एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने एक Su-25, 2 Su-30 और एक Su-34 मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ये वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक रूसी लड़ाकू विमान को हिट किया गया है, जिससे लड़ाकू विमान ध्वस्त होकर जमीन पर आ गिरा। आसमान में उड़ रहा धुएं का जबरदस्त गुबार आप देख सकते हैं। यूक्रेन का ये वीडियो पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। खुफिया दावा यह है कि रूस के फाइटर पायलटों में कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये झटके लगे हैं। ब्रिटेन इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए मान रहा है क्योंकि यूक्रेन के आसमान पर ज़ेलेंस्की की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और ये पुतिन के लिए एक और बुरा संकेत है, क्योंकि अगर एक बार आसमान पर नेटो की पावर का प्रभाव बढ़ गया तो ये मानकर चलिए कि रूस की फौजों के पांव उखड़ जाएंगे। रूस के ये सभी लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैनिकों ने NK-38 इग्ला से ध्वस्त कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने एक लड़ाके को मेडल भी दिया, क्योंकि उसने अकेले ही रूस के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है।
रूस को ईरान से जो ड्रोन्स मिले हैं उन पर भी आफतें आई हुई हैं। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है जहां ईरानी ड्रोन्स को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। ये ईरान का फिदाइन ड्रोन था जिसको यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन का मोर्चा पुतिन को रास नहीं आ रहा है। रूस के अंदर भी जंग की वजह से पुतिन का विरोध हो रहा है और यूक्रेन के युद्ध में खार्किव के अंदर रूस की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। तो रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और कई इलाकों में जमकर प्रदर्शन भी करते नजर आए। वहां तनाव इतना ज्यादा है कि लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। एक गोलीबारी करके एक कमांडर की एक शख्स ने हत्या कर दी और इस बीच एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। रूस में अफरा तफरी का माहौल। इस वक्त तस्वीरों के साथ साथ बड़ी खबर में आपको अपडेट करें जहां पुतिन के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो हमले में 21 लोग घायल हो चुके हैं। पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल कायदा की परछाई। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। पीएफआई के खिलाफ जारी एक्शन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट करते हैं आपको। देश विरोधी साजिशों में शामिल रहने वाले लोगों की कमर तोड़ने का काम जारी है। टेरर फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश भर में कार्रवाई जारी है। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में जारी है। पीएफआई से जुड़े अब तक 247 लोग हिरासत में हैं। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद और भी बढ़ने की संभावना है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुस्लिमों को हिमायती होने का दावा करने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी है कि दिल्ली में पीएफआई को लेकर देर रात में कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिसमें बड़े नाम किन किन इलाकों के हैं ये इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दें। शाहीन बाग, जामिया नगर समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी की गई। लोगों को हिरासत में लिया गया। एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें छापेमारी में शामिल थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि छापेमारी दिल्ली के कई जिलों में की गई। अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा लोग हिरासत में सिर्फ दिल्ली से लिए गए हैं। ये तस्वीर के मूवमेंट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे एक्शन लिया गया है। तो शाहीन बाग में भी छापेमारी की गई, जामिया नगर में भी छापेमारी की गई और यूपी की बात करते हैं इस वक्त, यानी दिल्ली के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस है वो देश के सबसे बड़े सूबे पे यूपी के 8 जिले में एनआईए, एटीएस, एसटीएफ की छापेमारी। लखनऊ, सीतापुर, आजमगढ़, वाराणसी, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद में 28 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। 57 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ एटीएस ने बुलंदशहर से पीएफआई से जुड़े अब्दुल अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। घर से मोबाइल, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा गाजियाबाद के कलछीना गांव में आज सुबह से ही एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। गाजियाबाद में एटीएस की छापेमारी के दौरान 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और इस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की, जहां 1-2 नहीं 28 ऐसे जगह है जहां पे बड़ी छापेमारी हुई है। संयुक्त छापेमारी इसको कह सकते हैं क्योंकि एनआईए, एटीएस, ये तमाम जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है। बुलंदशहर, गाजियाबाद और सीतापुर 3 जगहों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि देश के किन किन इलाकों में पीएफआई के खिलाफ जारी है अभी इस वक्त छापेमारी। ये राज्य हैं कौन कौन से, ये इस वक्त हम मैप के जरिए आपको बताते हैं। तेलंगाना,
पिछले बार भी छापेमारी हुई थी यहाँ पे और इस बार भी यहाँ पे छापेमारी हुई है। उसके बाद कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और कर्नाटक तो वो जगह है जहां से केरल का ताल्लुक है, यानी ये दोनों का बॉर्डर मिलता है और केरल में भी छापेमारी पिछली दफा हुई थी। अब महाराष्ट्र पे हम फोकस करते हैं। महाराष्ट्र में भी पीएफआई का मूवमेंट है और कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जहां पे यहाँ भी छापेमारी। इस वक्त मैं आपको बता दूं, असम भी वो राज्य है जहां पे ज्यादा पीएफआई का मूवमेंट और इससे जुड़ी खबरें आती है, तो यहां भी छापेमारी। उत्तर प्रदेश के 28 जगहों पे छापेमारी चल रही है, जिसके बारे में हम आपको खबर अपडेट कर चुके हैं। दिल्ली के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि शाहीन बाग सहित ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो संदिग्ध है। और अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ एक्शन में तेजी क्यों की गई है। पहली जगह यह है कि 22 सितंबर के रेड के बाद जगह जगह भारी विरोध देखने को मिला। दूसरी वजह यह है कि छापे के अगले दिन 23 सितंबर को यानी शुक्रवार को पीएफआई के बंद के दौरान देश भर में जगह जगह हिंसा की गई है। तीसरी वजह यह है कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट ये मिली कि गिरफ्तारी के बाद पीएफआई बदला लेने की साजिश कर रहा है। चौथी वजह यह है कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट मिली कि पीएफआई सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता है। पांचवी वजह यह बताई जा रही है आरएसएस बीजेपी नेताओं के घरों पर हमला तेज। छठी वजह यह कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट यह मिली है कि पीएफआई ने विदेशी विंग को एक्टिव कर दिया है, यानी जब पुलिस, एनआईए, ये सारी एजेंसियां जब एक्शन ले रही है तो पीएफआई का जो विंग है, विदेशी विंग है, वो एक्टिव हो चुका है। और इस वक्त हम फोकस करेंगे महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में पीएफआई के खिलाफ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एटीएस की छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव से पीएफआई प्रमुख मौलाना इरफान नदवी के अलावा पीएफआई के कई सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक, परभणी, सोलापुर, औरंगाबाद और जालौन जिलों में पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसी की रेड जारी है। 22 सितंबर की रेड के बाद मिली जानकारियों के आधार पर यह आज की रेड की जा रही है। महाराष्ट्र के बाद हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर तो यह है कि जिन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया उनके साथ विदेशी एंगल से विदेशों में बैठे हुए कुछ लोगों से है, इसलिए अब इनकी भी जांच की जा रही है। गुजरात में पीएफआई सक्रिय नहीं, उनकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई। और गुजरात के किन किन हिस्सों में छापेमारी और हिरासत में लिए गए हैं 15 लोग, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरात में एटीएस ने छापेमारी की है और यहां भी कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा, ये वो जगह है जहां पे छापेमारी की गई है और एक दो नहीं बल्कि 15 को हिरासत में लिया जा चुका है। ये बड़े शहर हैं गुजरात के और जहां पे पीएफआई का मूवमेंट, इसके बारे में पहले ही सूचना मिली थी। हालांकि यहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीएफआई की जो राजनीतिक पार्टी है एसडीपीआई, उसकी भी गतिविधियां संदिग्ध रही है कई मामलों में, उस पे एक्शन हो रहा है, उसके लोगों पर एक्शन हो रहा है। इस वक्त पीएफआई के खिलाफ लगातार ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि आखिर उनकी असली मंशा क्या है, मकसद क्या है। पीएफआई की हर गतिविधि पर सरकार की नजर है। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर से काम कर रहा था और किस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की तरक्की को बाधित करो, उस पर षड्यंत्र और साजिशों का बोझ डालो, ये कोशिशें हो रही थी और ये कोशिशें एक्सपोज हुई हैं, नाकाम होंगी और हो रही हैं। और कार्रवाई जो भी सख्त से सख्त ऐसे संगठनों के जो राजद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं होना चाहिए, हो रही है। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। न्यूज़ 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल क्या है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई की कंपनी चलाती है। वहां पे कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश में भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे गए। यूपी, तमिलनाडु, केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा गया। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से लिया जाता है पैसा। भारतीयों के वेतन से 2200 रुपए हर महीने लेती है पीएफआई।
पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में होता है ये लेन देन, और इसी लेन देन के डॉक्यूमेंट हमारी एजेंसियों के पास है। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हो चुका है। पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। तो पहले राउंड में किस राज्य में बड़ा एक्शन हुआ? एनआईए और ईडी का एक्शन था, और इस बार यानी आज 27 सितंबर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसमें एटीएस की बड़ी भूमिका रही। पीएफआई मामले में सीएनएन के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने और गुमराह करने का काम करता है। पीएफआई सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव है, तो वहीं सोशल मीडिया पर उसकी पैनी निगाह रहती है। पीएफआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए करता है। पीएफआई के नेता सोशल मीडिया पर नजर तो रखते हैं, लेकिन एक्टिव रहने के बावजूद अपनी विचारधारा कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, जिससे कभी जांच एजेंसियों की रडार पर न आए। पीएफआई सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है तो उससे पहले उस पोस्ट को कई बार जांचा परखा जाता है। जांच में ये भी पता चला है कि जो भी भड़काऊ पोस्ट पीएफआई की तरफ से की गई है, पोस्ट करने के लिए हर बार नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया, यानी पोस्ट करने से सिर्फ घंटे भर पहले वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया, और जब पोस्ट कर दी गई उसके थोड़ी ही देर बाद उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ बरगलाने के लिए। यही नहीं, इसके साथ ये भी पता चला है कि जिन अकाउंट से पोस्ट हुआ है उसमें से ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पीएफआई ने बाकायदा सोशल मीडिया के लिए अलग से एक विंग बना रखी है। और इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। तो आपको चाहिए, हम लोग तो देख ही रहे, पीएफआई जो संस्था है उसके विरुद्ध जो संदेहजनक हम लोगों को जानकारियां आई हैं, आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे जिसके आधार पर एनआईए जांच कर रही है, और जांच के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया था, उनसे भी जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर भी जो विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई हो। जो लोग इस देश में अमन चैन नहीं चाहते, देश का विकास नहीं चाहते हैं, देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको देश का बढ़ता हुआ कद अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। पीएफआई का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। 8 राज्यों में छापेमारी और करीब 250 से ज्यादा लोग आज भी हिरासत में लिए गए हैं, और जो इनपुट्स एनआईए की तरफ से मिला था उसके आधार पर देखिए, पीएफआई की जो गतिविधियां लगातार चल रही थी और जो उसके खुलासे हो रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ये केवल मुल्क के खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं हो रहा था, मानवता के खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं हो रहा था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भी षड्यंत्र और साजिशों से भरपूर था। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर से काम कर रहा था, और किस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की तरक्की को बाधित करो, उस पर षड्यंत्र और साजिशों का बोझ डालो, ये कोशिशें हो रही थी, और ये कोशिशें एक्सपोज हुई हैं, नाकाम होंगी और हो रही हैं, और कार्रवाई जो भी सख्त से सख्त ऐसे संगठनों के जो राजद्रोही गतिविधियों में शामिल है होना चाहिए, हो रही है। पीएफआई मामले में न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिसमें पता ये चला है कि कैसे पीएफआई के लोगों को अपने साथ जोड़ता था और भड़काने का काम करता था। पहले फेज में लोगों को पीएफआई बैनर के तहत एकजुट करने का काम किया जाता था। इसके साथ ही अफवाह और झूठ के सहारे उकसाने का काम किया जाता था। पीएफआई इस बात पर खास जोर देती थी कि मुसलमानों तक ये संदेश जाए कि पीएफआई मुसलमानों की इकलौती हितैषी है। इसके बाद पीएफआई नए सदस्यों की भर्ती करता है। नए लोगों की भर्ती होने के बाद उनको हिंसा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है। इसमें देश में रह रहे मुसलमानों से जुड़ी परेशानी को विदेशों तक ले जाने का काम होता है। हर फेज में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सारा काम पीएफआई के नेतृत्व में ही रहे। इसके साथ ही वक्त वक्त पर हिंसा वाली वीडियो दिखाकर उकसाने का काम किया जाता है। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है, जिसमें SC/ST समाज के लोगों को संरक्षण देने पर जोर दिया जाता है। और पीएफआई पर देश भर में छापे पर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि क्या एक्शन किस तरीके से हुआ।
पीएफआई यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और सबसे पहले ये कार्रवाई की केंद्रीय एजेंसियों ने यानी कि एनआईए ईडी ने कुछ दिनों पहले, जब 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अलग अलग लीड्स मिली, सबूत जुटाया गया और लोगों से पूछताछ की गई, लोगों को रिमांड में लिया गया, तब उसके बाद प्रदेश की पुलिसों ने कार्रवाई की। 8 से ज्यादा राज्य की पुलिसों ने कार्रवाई की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और गृह मंत्रालय पूरी परिस्थिति पर, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आखिरकार जो पीएफआई के सदस्य हैं उनके खिलाफ क्या क्या सबूत जुटाए गए हैं। 2 तरीके की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है, उसके बाद प्रदेश सरकार की कार्रवाई हुई है। जब केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है तो उनसे सबूत मिले हैं और आज प्रदेश सरकार की कार्रवाई में लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत ज्यादा ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं या फिर जो हिरासत में लिए गए लोग हैं, इनकी तादाद है 100 और 250 के आसपास है। अब इनसे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां। देखिए 3-4 चीज बहुत अहम है। सबसे पहले कि क्या क्या सामान इनके पास से मिला है, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिला है, किस किस तरीके का कार्डर यह तैयार कर रहे थे। तो अभी तक जांच एजेंसियों के मुताबिक जो लगातार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा रही थी कि इनकी गतिविधियां बेहद खतरनाक थी, देश की अखंडता, सहिष्णुता और भाईचारे को यह पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते थे। और अब खबर इमरान में जारी बवाल से जुड़ी हुई। इमरान में महसा अमीनी की मौत का मामला धीरे धीरे और भी गर्माता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग में देश चल रहा है। महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ महिलाओं का आंदोलन शांत नहीं हो रहा। ये प्रदर्शन ईरान के कई शहरों तक फैल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान में महिलाओं के गुस्से के पीछे क्या क्या वजह है और इस आग को भड़काने से मॉस्को परेशान क्यों है आखिर। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन की जा रही है वहां पे और ये आंदोलन महिलाओं का है, उन महिलाओं का जिन्होंने हिजाब को लेकर सीधे ना कह दिया है। लेकिन एक महिला को ये भारी पड़ गया और उसकी जान चली गई। उसकी जान जाने के बाद और भी हालात खराब हो चुके हैं। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 50 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है और ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन, लेकिन महसा अमीनी की मौत ने महिलाओं को हिलाकर रख दिया है। क्या अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को उनके अंदरूनी मोर्चे पर ही उलझा कर रख दिया है? रूस और चीन के बाद क्या अब ईरान भी युद्ध की चौखट पर पहुंच चुका है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बाद उठ रहे हैं। दुनिया में अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन हैं और इन तीनों दुश्मनों के घर में ऐसा तूफान आया हुआ है कि पूरा का पूरा देश तनाव या फिर हिंसा के दौर से गुजर रहा है। रूस, अमेरिका का सबसे पुराना दुश्मन, जिसने अमेरिका के दबदबे को हमेशा चैलेंज किया, लेकिन रूस में बहुत ज्यादा तनाव है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन ने जब से आम लोगों में से फौज की भर्ती शुरू की है, पूरा रूस उबल रहा है। पुतिन की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। चीन, अमेरिका का सबसे नया और ताकतवर दुश्मन, जिसके उभरने से अमेरिका टेंशन में है। लेकिन ताइवान से युद्ध वाले खतरे के बीच बीजिंग में तख्ता पलट वाली खबरों ने बहुत सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्या चीन शी जिनपिंग के कंट्रोल में भी है? पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। ईरान, अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन, जो अमेरिकी सेना के साम्राज्य के खिलाफ कभी नहीं झुका और हमेशा उसे चैलेंज करता आया है। जो ईरान अमेरिका के दोस्त इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाता है और तमाम पश्चिम एशिया में अकेला इस्लामिक देश जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लेकिन इस वक्त ईरान की सड़कों पर एक नया संग्राम जारी है। ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया है।
इस प्रदर्शन में ईरान की लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठ रही है। ईरान में चल रहे हंगामे के बीच हैं दो महिलाएं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली थी महसा अमीनी और दूसरी हदीस नजफी। इन दोनों की मौत के बाद ईरान के लोगों में जो गुस्सा फूटा है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इस गुस्से ने ईरान को गृहयुद्ध की चौखट पर पहुंचा दिया है। ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। क्या ईरान इस गृहयुद्ध को रोक पाएगा या उसका हश्र भी सीरिया और लीबिया जैसा हो सकता है? टीआरपी की बेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है और हर हफ्ते आज तक को बहुत पीछे करता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और भी बढ़ रहा है। प्राइम टाइम की इस वक्त हम बात करते हैं जहां न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई चैनल नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम की बात करते हैं, न्यूज 18 इंडिया को आज तक से ज्यादा दर्शकों ने देखा है और कितना 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके हैं। तो आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है।